नमस्कार। इस समय पूरी दुनिया कैशलेस की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन अचानक किसी दिन मालूम चलता है कि आपके अकाउंट से पैसा गायब हो गया। साइबर क्राइम का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी शिकायत सबसे पहले कहाँ दर्ज की जाए और इससे कैसे जो है हम बचें, इन सब संबंधों के जो जवाब थे वो आज हमने जानने चाहे। आज हमारी मुलाकात हुई कानपुर के डीसीपी क्राइम और साइबर सेल के सलमान ताज पाटिल जी से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सर, बढ़ते साइबर क्राइम पर विभाग क्या कदम उठा रहा है? देखिए, साइबर क्राइम ये पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे देश में पिछले 4-5 साल में हुआ है। हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के पास लगभग मोबाइल पहुंच गया है इंटरनेट सुविधाओं के साथ। और उसमें ये पहुंचने के बावजूद जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ख़ासतौर पर कोविड के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, ये बहुत बड़े पैमाने पर ड्रास्टिकली बढ़ गई है। जो कर्व है एकदम स्ट्रेट लाइन की तरफ ऊपर चला गया है। तो स्वाभाविक है कि इस चीज़ का अपराधी भी अपना मौका तलाश रहे थे। उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें मिली है। और चूंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास इतनी बड़े पैमाने पर इसको केसेस को हैंडल करने या रिसोर्स पर्सन कह लीजिए, या इनकी कैपेसिटी उतनी मौजूद न होने के कारण कई बार ये केसेस बहुत जल्दी से वर्कआउट नहीं हो पाते, जिसका लाभ ये लोग उठा रहे हैं। मगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए कानपुर कमिश्नरेट बनने के बाद से साइबर सेल जो है क्राइम ब्रांच के अंदर में बहुत बड़े बड़े केसेस वर्कआउट किया है। एक डिटरेंट इफेक्ट इससे क्रिएट हुआ है अपराधियों में। और यहाँ बैठ करके जो असल में इसमें जो अपराधी हैं वो विभिन्न स्टेट्स में काम करते हैं, तो वहाँ बम्बई जा करके, दिल्ली जा करके, अलग अलग दक्षिण राज्यों जा करके, बिहार, बंगाल जा करके हमारी टीमों ने अपराधियों को अरेस्ट किया है और उसमें बड़ी सफलता पाई। सर, कितने प्रकार के साइबर क्राइम इस वक्त हो रहे हैं? देखिए, साइबर क्राइम मोटा मोटा एक ट्रेंड जो चलता है, 5 से 6 टाइप के क्राइम्स एक टाइम पर मेजरली उभर कर सामने आते हैं। पर चूंकि जो अपराधी हैं साइबर के, ये एक टेक्निकल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही कंप्यूटर के माहिर और जानकार लोग हैं, तो वो हर बार एक नया तरीके का चलन लेकर आते हैं जिसके जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। इसमें आजकल जो चल रहा है सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपका स्क्रीन को हैक कर लिया, आपसे कह दिया कि इस लिंक पर आप क्लिक करिए, ये डाउनलोड कर लीजिए, एनी टीम व्यूअर या एनी हेल्प डेस्क, इस टाइप का जो आपका स्क्रीन हैक हो गया। आपको कोई पेमेंट आपने किया, कोई कोड आपने डाला, पासवर्ड डाला, वो सामने वाले को दिखने लग जाता है। इसके थ्रू भी हो रहा है। दूसरा हो रहा है कि आपको वीडियो कॉल आती है, जिसमें आप वो जब वीडियो कॉल उठाते हैं तो अश्लील और इस तरीके की आपत्तिजनक चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। आप उसको हैरान होकर देखते हो कि ये क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। जब तक आप ये समझ पाते हो, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जहां आपकी एक विंडो में आपका चेहरा दिख रहा है और वो आपत्तिजनक चीज़ के साथ आपको, इसके बाद आपको फ़ोन करके ब्लैकमेल किया जाता है कि इस तरीके से आप देख रहे थे, आपकी पत्नी को बताऊंगा, आपके सोशल मीडिया पे डालूंगा। ये बिल्कुल ये बहुत टॉप में ये भी क्राइम चल रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्जांपल का डेटा प्राप्त कर लिया, हैक कर लिया, उन लोगों को फोन करके कहा कि आप जो इंश्योरेंस साल भर का 50-60 हज़ार रुपये जमा करते हो, ये खास हम कंपनी से फोन कर रहे हैं, अगर आप हमारे अकाउंट में ये पैसा 30,000 मात्र डालोगे, 20,000 का बेनिफिट है, ये डायरेक्ट स्कीम है। तो वो लोग उस लालच में 20,000 के चक्कर, बचने के चक्कर में डाल देते हैं और वो पैसा उनका चला जाता है। इसी के अलावा जो बैंक फ्रॉड्स भी हैं वो बड़ी पैमाने पर चल रहे हैं। उसमें फ़ोन का सिम इम्पर्सनेशन करके प्राप्त करना, फर्जी अकाउंट खोलना, उस मैनेजर को ये विश्वास दिलाना, ईमेल हैक करके उसके ईमेल के माध्यम से समझाना कि तत्काल इसमें 10 लाख की ज़रूरत है, 15 लाख की ज़रूरत है। इस तरीके के लाखों के करोड़ रुपए भी लोगों ने ट्रांजैक्ट किए हैं। बैंक वाला भी विश्वास के में बिना चेक लिए कई बार पैसे वो दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि ओरिजिनल मालिक ने तो ये डिमांड की ही नहीं थी, ईमेल फर्जी था, डिमांड फर्जी थी और चेक कभी प्राप्त नहीं होता, बैंक वाला भी परेशान होता है। तो इस तरीके के दर्जनों और महिला संबंधी अपराध हम देख रहे हैं,
बड़े पैमाने पर, जैसे फेसबुक पर महिलाएं, बेटियां उसमें अपना फोटो वीडियो अपलोड करती हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, उसका दुरुपयोग करके उनको परेशान करना, उनको हैरेस करना, उसकी पैसों की डिमांड करना, एक्सटॉर्शन करना, ये सब चीज़ों का भी बड़ा प्रचलन हो गया है। सर, पीड़ित व्यक्ति क्या करे, क्योंकि अचानक उसको मालूम चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे गायब हो गए, या जो आपने बताया कि स्क्रीन आ गई और कुछ आपत्तिजनक चीज़ों के साथ उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, तो सब पीड़ित को क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, साइबर फ्रॉड होते ही हमारे कंट्री में एक भारत सरकार की तरफ से एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसका नंबर 1930 है, ये पूरे देश भर के लिए है। होता यह है कि जब आप कंप्लेंट इसमें 1930 पर करते हैं, वो कंप्लेंट वहाँ प्रॉपरली दर्ज की जाती है और संबंधित जनपद को, थाने को ही वो वापस की जाती है कि इसमें आप जांच पड़ताल करें। मगर इमीडिएट रिलीफ पाने के लिए आप लोगों को एक तो 1930 पर रिपोर्ट दर्ज करें, उसका आपको रिसिप्ट भी मिलेगा, ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट आएगा। लोकल लेवल पर भी आप तत्काल, क्योंकि जो शुरू का 1 घंटा है, मान लीजिए वो एक गोल्डन आवर हम उसको कह सकते हैं। आपका पैसा अगर किसी एक अन्य अकाउंट में गया है, उस अकाउंट में से तुरंत वो प्रयास करेगा, जो विक्टिम है, जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, कि वो पैसे को तीसरे खाते में, चौथे खाते में, या उससे तुरंत कुछ खरीदारी करके सामान मंगवा ले, उसको स्पेंड करेगा। मगर अगर वो साइबर सेल को तुरंत उसकी जानकारी मिलती है, हम उस बैंक को, हमें ये अधिकार हैं, ये पावर्स हैं सीआरपीसी के तहत, कि हम उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रीज करने के बाद वो पैसा वहां से मूव नहीं हो सकता। तो एक कॉपी संबंधित थाने को तत्काल दें, और या साइबर सेल में हमारे यहाँ तत्काल दें, ताकि उस पर इमीडिएट एक्शन करके पैसे को वहाँ रोका जाए। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर्स में भी हम प्रसारित कर रहे हैं कि कितने टाइप के अपराध हो रहे हैं। आप हर 3-4 दिन में लगभग 4 से 5 लाख रुपए इस तरीके जो इमीडिएट हमारे पास आते हैं, उसको रोकने में हम कामयाब हो रहे हैं। तो क्या सभी थानों में भी कोई साइबर टीम होगी, या संबंधित थानाध्यक्ष ही उस पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, थाने पर आप कंप्लेंट करिए। हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि हर थाने में 1 या 2 कांस्टेबल्स को साइबर साथी नाम दिया है। उनको प्रॉपरली बाकायदा यहाँ ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया है कि इमीडिएट जब आदमी थाने पर आता है कंप्लेंट या समस्या लेकर, उसको क्या करना है। या तो खुद करें, या तो उनके पास तत्काल साइबर सेल के ऐसे नंबर्स हैं, हमारे अधिकारी यहाँ जो बैठ के काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पर इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो लोगों से संपर्क करके उसमें मदद प्राप्त कर सकते हैं। सर, पर जैसे ये तो आप उसका बता रहे हैं जो पैसे ट्रांसफर हो जा रहा है, पर जो आपत्तिजनक चित्र वाला है उस पर वो कैसे, क्योंकि वो तो तुरंत ब्लैकमेलिंग का काम चालू वहां से शुरू हो जाता है, तो उसमें फिर पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा सर? उस केस में थाने पर जाएं, एफआईआर दर्ज करें। उसमें जब वो उन्होंने पैसों की डिमांड की, ये एक एक्सटॉर्शन का, जबरदस्ती वसूली का मामला है, ये क्रिमिनल एक्ट है। इसको प्रॉपर धारा में एफआईआर होगी, आईटी एक्ट की धाराएं लगेंगी उसमें, और इसमें चाहे अपराधी अपने आप को कितना ही छुपाने की कोशिश करे, कितने ही गलत नंबरों से वो कॉल करे, उसका सब चीज़ बदल कर भी कोशिश करे, मगर हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निकल टूल्स हैं ताकि हम आईपी एड्रेस से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल नंबर हो या ना भी हो, जो भी हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि आप ये इतना ज़रूर मानिए कि अपराधी कुछ ना कुछ ऑनलाइन में भी, जैसे सामान्य अपराध होता है, कोई अपराध मर्डर करता है, कोई कुछ और कार्य करता है, चोरी करता है, उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ आ जाते हैं, कोई चीज़ उसकी वहाँ छूट जाती है, कहीं कैमरे में वो आ जाता है। इसी तरह डिजिटल स्पेस में, फिजिकली तो आदमी आ नहीं रहा है, वो बैठा है शायद इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, मगर डिजिटल भी उसका एक ट्रेस बनता हुआ चलता है, जिसको पकड़कर हम उस अपराधी तक डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। हाँ, जो शातिर अपराधी हैं कई बार अपने आप को मास्क करते हैं। मास्क इस तरह करते हैं कि गलत फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे, गलत बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे, गलत आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, मगर ये इसमें ये व्यवस्था में इसकी पता लगाने का काम पुलिस का है, और देर सवेर उस असली अपराधी तक पुलिस पहुंच जाए। सर, जागरूकता के बाद भी लोग अचानक क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि इतने तो आप जागरूकता कर रहे हैं, लगातार आपकी तरफ से अखबार में भी आता है, सोशल मीडिया पे भी इसको किया जाता है, पर फिर लोग क्यों इस पे फंसते जा रहे हैं? देखिए, ये जैसा मैंने बताया, लगभग सभी लोग इंटरनेट और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन का डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जागरूकता और गांव देहात में भी लोग कर रहे हैं, जो अभी नए सीखे हैं, तो और ज़्यादा जागरूकता करने की आवश्यकता है।
और लोगों में दूसरी एक चीज़ है कि कुछ लोगों में कई बार लालच के प्रति वो इसमें आ जाते हैं झांसे में, जिसको नहीं आना चाहिए। कोई ऐसी स्कीम नहीं होती जो घर बैठे आपको लाखों करोड़ों जिता सके। कोई ऐसा लकी ड्रॉ नहीं होता है कि आपको अचानक से लाखों करोड़ों रुपए दे। कोई ऐसा इंश्योरेंस स्कीम नहीं होती कि आप एकदम करोड़पति बन जाएं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ये सोचना चाहिए इस तरीके का। हम आज के ज़माने में अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को भी अगर इस तरीके की कोई स्कीम फिजिकली लेकर आता है तब तो हम विश्वास नहीं करते हैं, पर किसी न किसी वजह से ऐसे ऑनलाइन वाले स्कीम पर हम ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। तो ये हम खुद सोचने की आवश्यकता है, खुद जागरूक होने की पहले आवश्यकता है कि ऐसा न होने पाए कि हम मूर्ख बने और हमारा नुकसान हो। पैसा देर सवेर मिल भी सकता है, मगर हमारा जो पीरियड लॉस हो रहा है और जो मानसिक हमें उसमें प्रताड़ना होगी, वो भी एक बहुत ही बुरी चीज़ हमारे लिए साबित हो सकती है। सर, साइबर क्राइम जो है सोशल मीडिया में भी अराजकता फैला रहा है। अगर आप देखें कि कई तरह के भड़काऊ भाषण होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉर्फेट किया जाता है, पुरानी चीज़ों को नए तरीके से पेश किया जाता है, उसमें साइबर क्राइम किस तरह से लड़ता है? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। इसके लिए प्रत्येक जनपद में और मुख्यालय स्तर पर भी लखनऊ में भी एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बने हुए हैं। लगातार वो मॉनिटर करते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं और इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होती रहती है लगातार। ये एक सतत प्रक्रिया है। आने वाले समय में भी इस तरीके के जो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं उन पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाए। सर, व्हाट्सएप पर कैसे निगाह रखते हैं सर? व्हाट्सएप, क्योंकि देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ज़्यादा है। मैंने वही बताया, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो टीम्स हैं वो उसमें काम करती हैं और मैं टेक्निकल डिटेल्स तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा कि किस तरीके से उसमें कार्रवाई होती है, मगर निश्चित तौर पर उसकी प्रक्रिया है, सेट उसके प्रोटोकॉल है, उसके तहत काम करने पर उसमें सफलता मिलती है। सर, यहाँ पे साइबर सेल अलग नहीं है, आपके साथ ही साइबर सेल भी है और आप क्राइम भी देख रहे हैं, क्राइम ब्रांच में भी, आप डीसीपी, तो उसमें क्या कुछ परेशानी होती है एक साथ काम करने में? क्योंकि दबाव दोनों तरफ है, साइबर क्राइम में भी और क्राइम ब्रांच जो है आपके। नहीं, देखिए, साइबर अपराध वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है और वो क्राइम ब्रांच के अंदर में उसका सुपरविजन हम करते हैं। दबाव की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं इसको एक चैलेंज के रूप में मानता हूँ। और फिजिकल, आज के ज़माने में फिजिकल क्राइम कम हो गए हैं, छिनैती और इस तरीके का क्राइम कम होते हुए साइबर क्षेत्र में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें नई नई चीज़ें हमें सीखने का भी मौका है और उसमें काम करने का एक अलग उसका मज़ा है। तो हमारी टीमों को हम सतत ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग करने का प्रयास करते हैं और एक चैलेंज के रूप में लेकर उसको हम आगे बढ़ते हैं। सर, जो टेंशन जो होती है वो किस स्तर पे आ जाती है? क्योंकि यहाँ पे तो होता नहीं, कभी आप बिहार जाना होता है, कभी महाराष्ट्र जाना होता है, कभी मध्य प्रदेश में, तो उसमें फिर आप किस तरह से उसको करते हैं? देखिए, उसके सब सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा एक सेट रूल्स रेगुलेशंस बने हैं। कहीं भी देश में अपराध होता है, पुलिस जाती है, वो उचित माध्यम से परमिशंस लेकर के वहाँ के अपराधियों को लाने का तरीका तय है, किस तरीके से वहाँ कार्रवाई करना, वो सब तय प्रक्रिया के तहत काम होता है। सर, ऐसे कोई जो कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको कुछ परेशानी हुई हो या कुछ उसको सुलझाने में कुछ आपको? नहीं, कई बार होता ये है कि लोकल अगर सपोर्ट पुलिस का वहाँ पर पूरी तरीके से नहीं मिलता है। कई बार आप वहाँ अपराधियों को पकड़ने के लिए लोकल पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो स्ट्रेंथ उनकी कम दी, उन्होंने 1-2 सिपाही दे दिए हों और उस इलाके में 100-200 लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, तो आप पर कई बार वो इस तरीके का माहौल बनाते हैं। सर, ऐसी कोई घटना अगर आपके संग याद में हो, इधर कुछ ऐसा कुछ हुआ हो तो? देखिए, हम डिटेल उसके एग्जैक्टली घटना की तो नहीं बता पाएंगे, मगर कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, कई बार होते हैं ऐसा। तो वहाँ के लोग इकट्ठा होकर उनको, क्योंकि साइबर का काम है कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इस बात को, घर में माँ बाप को मालूम नहीं है कि बच्चा कंप्यूटर पर क्या कर रहा है। बिल्कुल सही है। उनको कन्विंस ही नहीं हो पाती कि हमारा इतना शरीफ बच्चा ऐसा भी काम कर सकता है। उनको वो विश्वास ही नहीं होता। टीम आ रही है तीसरे स्टेट से, मान लीजिए बंगाल में गई है टीम उत्तर प्रदेश की, वो जाकर कह रही है कि आपका जो बच्चा है वो साइबर में ये बड़ा इसने फ्रॉड किया है, 10 लाख रुपए का इसने रकम यहाँ से वहाँ की है। माँ बाप को ये गारंटी है कि ये तो शरीफ बच्चा है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ हो जाता है। तो इस तरीके को तो उनको समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, जिसके लिए स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जाती है। कई बार उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बट ये एक पार्ट ऑफ द जॉब है। इसको हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करते हैं। सर, क्राइम ब्रांच में बात है, क्योंकि थोड़ा सा कि क्राइम ब्रांच में किस तरह से दिक्कतें या कुछ
नई चीज़ें आई हैं कि शातिर अपराधी हैं, वो किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं इसको? क्राइम ब्रांच में हमेशा एक चैलेंजिंग जॉब है। एक तो नज़र रखना पड़ता है कि जो पुराने पेशेवर अपराधी हैं, जो बड़े माफिया हैं, इनकी क्या गतिविधि है, ये किस अपराध में लिप्त हैं, ताकि वो कोई बड़ी घटना इस जनपद में ना हो। दूसरा, जो बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे लूट, छिनैती, डकैती इस तरीके की होती हैं, पुलिस स्टेशंस को उसमें मदद करना, उनको सर्वेलांस के माध्यम से और इंटेलिजेंस के माध्यम से, या उनको अपराधियों को धरपकड़ करने के माध्यम से। तो ये सब चैलेंजिंग काम है। नए नए चैलेंजेस रोज़ सामने आते हैं। अपने आप को जिला पुलिस के पूरी तरह सहयोग में रखने के लिए और उसको क्रेडिबल रखने के लिए क्राइम ब्रांच को अपने थानों से और इससे 2 कदम आगे रहने की आवश्यकता होती है, तभी अच्छे इसके परिणाम निकल आते हैं और उसमें गुड रिजल्ट्स निकलते हैं। सर, थोड़ा पीछे जाएंगे। 2019 में आप एसपी थे सोनभद्र जिला में। भोजपुरी नायिका रितु सिंह को लेके कुछ हुआ था सर, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर, क्या था वहाँ पे? हाँ, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। मैं एसपी सोनभद्र 2019 में जब था, आज से लगभग 3 साल पहले, तो एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसमें पूरा क्रू सोनभद्र आया था, जिसमें ये भोजपुरी फिल्म की ये एक्ट्रेस भी वहाँ आई थी। इनको जब अपने रूम में ये आराम कर रही थी या अन्य कोई काम कर रही थी, तो जब किसी ने नॉक किया तो वो जब दरवाज़ा खोली ये सोच करके कि उनकी एक फ्रेंड आने वाली थी, मगर एक लड़का जो उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, उसने ज़बरदस्ती अंदर घुसकर पिस्टल के नोक पर इनको ले लिया। इनके साथ अभद्र व्यवहार करने की उसने कोशिश की, और जब इन्होंने शोर शराबा किया तो जब लोग इकट्ठा हो गए बाहर, तो उसने फायर किया दरवाजे और खिड़की पर, जिससे लोगों को उसमें गोलियां लगी, लोग घायल हो गए। और जिसकी सूचना मिलने पर, मैं पुलिस अधीक्षक वहाँ था उस जिले का, मैं तत्काल जब पहुँचा मौके पर तो मैंने देखा कि वहाँ हज़ारों लोग होटल के बाहर खड़े हैं। एक माहौल होस्टेज का हो गया है। लड़का महिला के साथ अंदर बंद है। हमें पता नहीं था महिला सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि गोलियां चल चुकी थी ऑलरेडी। तो लड़के ने दरवाजे में बैठकर किसी सबको आने से रोका था पिस्टल के नोक पर। तो नेगोशिएशन का दौर शुरू हुआ। कई घंटे नेगोशिएशन होने के बाद जब हमें ये लगा कि नहीं, हमें जाकर आगे काम करना पड़ेगा, तो उसको हमने कन्विंस किया कि हम रूम के अंदर आएंगे और तुम्हारी सब बातों को मान्य करेंगे। एक विश्वास उसको हमने दिलाया ताकि वो महिला को सुरक्षित से बाहर निकाल सके। तो किसी तरह से कन्विंस होकर उसने मुझे निहत्था रूम के अंदर आने की अनुमति दी और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने देखा कि महिला सेफ है, उसको गोली वगैरह नहीं लगी है, मगर बहुत ज़्यादा डरी हुई और बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में थी। उसके बाद महिला से मैंने बात की, उसको इशारों में मैंने समझाया कि तुम अब इसकी हर बात हम मानेंगे। उसको कन्विंस किया कि इसका कोई विरोध नहीं करना है, और इस तरीके से उसको कॉन्फिडेंस दिलाया। महिला भी समझ गई इस बात को। मगर ये जो व्यक्ति था, ये अपराधी जो था, ये हर कुछ देर के बाद ये कहता था कि अब मैंने लोगों को तो गोली मारी है, अब मेरा रहने का कोई औचित्य नहीं है, आप लोग मुझे वैसे भी नहीं छोड़ोगे, मेरी शर्तें भी आप लोग बाहर जाने के बाद नहीं मानोगे, और मैं इसको मारकर खुद भी गोली मारूंगा। ऐसा वो बार बार कहता था। और मुझे जब लग गया, मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, कि ये ऐसा कर सकता है, तो मैंने वहाँ से एक बहुत ही तेज़ी से उछल कर वहाँ जो पिस्टल रखी थी उसने सामने, जिसको मैंने कन्विंस करके सामने रखवाई थी, वो लेने का जब मैंने प्रयास किया, मुझसे पहले उसने लेकर मेरे ऊपर फायर कर दिया। तो क्योंकि वो हड़बड़ी में उसने फायर किया था, तो मुझे गोली तो लगी नहीं। दोबारा जब वो एम ले रहा था, उससे पहले मैंने उसको दबोच के नीचे गिरा दिया, और उसके बाद उस पर पूरा मैंने कंट्रोल किया। तब तक जब गोली चूंकि चल गई थी, मेरी टीम भी अंदर आ गई, और हमने पूरी तरीके से उसको ओवर पावर करके उस महिला, उस फिल्म एक्ट्रेस को, जो भोजपुरी एक्ट्रेस है, रहने वाली गोरखपुर की महिला थी, रितु सिंह, उसको सुरक्षित तरीके से हमने वहाँ से उस हॉस्टेज सिचुएशन से निकालने में हम लोग कामयाब रहे। तो उस वक्त बड़ा अजीब लग रहा होगा जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी। हाँ, एक बहुत उस जनपद में भी पुलिस की इमेज बहुत अच्छी हुई, पूरे नेशनल मीडिया में भी उस वक्त बहुत इसमें अप्रिशिएट किया गया था। वाकई एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम। सर, अब आपने हीरोइन को बचाया है, तो सर कौन हीरोइन ज़्यादा पसंद है इस वक्त, थोड़ा सा माहौल को वैसे करते हुए? देखिए, ऐसा तो बहुत ज़्यादा मैं फिल्म देखने वाला और महाराष्ट्र से भी बिलोंग कर रहे हैं, रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ, पर ऐसा कोई फिल्म से और एक्ट्रेस विशेष तौर पर मैं बहुत ज़्यादा अब नहीं रहा। शुरुआती दिनों में, कॉलेज में दिनों में रहता था, तो आजकल तो ऐसा कोई है नहीं। अपना स्पोर्ट्स में मेरा ज़्यादा रुचि है। तो उसमें अपना ज़्यादा। कौन है सर इस पर आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स पर्सन?
देख, क्रिकेट की अगर बात करें तो मेरा तो फेवरेट विराट कोहली हैं, जो जिसको मैं बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करता हूं, उनको और उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस में। हालांकि आजकल उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। और बाकी मैं टेनिस और बैडमिंटन भी कुछ फॉलो करता हूं और उसमें खेलने का प्रयास करता हूं। सर, घर को समय कैसे देते हैं? इतना हेक्टिक माहौल, इतना क्योंकि सुबह से शाम कुछ ना कुछ होता ही रहता है कानपुर में, तो फिर घर पे समय कैसे? देखिए, एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है। घर पे बच्चों को और फैमिली को समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। उनको बाहर लेकर घुमाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उनको वो कमी का एहसास ना हो। क्योंकि पुलिस की ऐसी जॉब है कि लगातार हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो जब भी समय मिलता है उसको हम उस टाइम को डिवाइड करते हैं और बैलेंस बनाकर चलते हैं, ताकि उनको भी, अगर वो फिर नाराज रहेंगे तो हम परेशान रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारे सर। काम में मन नहीं लगेगा। बिल्कुल सर, तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छी जानकारी भी दी साइबर को लेके और क्राइम ब्रांच किस तरह से काम कर रही है। और हम चाहते हैं सर आप इसी तरह से और भी अच्छे काम करके लोगों को जो है मदद करते रहें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।